मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको 8वीं सदी के पूर्वार्ध में संस्कृत के महान नाटककार महाकवि भवभूति द्वारा रचित नाटक मालती माधव की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मालती माधव संस्कृत के उत्कृष्टतम नाटकों में से एक है। महाकवि भवभूति ने 3 नाटकों की रचना की है। पहला इनका जो नाटक था वो महावीर चरित, दूसरा मालती माधव और तीसरा उत्तर रामचरित। महावीर चरित और उत्तर रामचरित रामायण की घटनाओं पर आधारित हैं, जबकि मालती माधव की जो मूल कथा है वो गुणाढ्य द्वारा रचित व्रत कथा से ली गई है। व्रत कथा की कोई भी प्रति अब उपलब्ध नहीं है। इसके 2 अनुवाद उपलब्ध हैं। पहला संस्कृत में एक अनुवाद है जो कश्मीर के विद्वान क्षेमेंद्र ने किया है और जिसका नाम है व्रत कथा मंजरी, और दूसरा अनुवाद जो है वो भी कश्मीर के एक विद्वान है सोमदेव भट्ट ने कथा सरित सागर के नाम से किया है। तो मालती माधव की जो मूल कथा है वो कथा सरित सागर से ली गई है। महाकवि भवभूति द्वारा रचित ये जो नाटक है मालती माधव, एक और इसमें जहाँ प्रेम कथाएं हैं वहाँ पर इसमें अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त योगिनियाँ हैं, नरमुंडों की माला पहनने वाले कपालिक साधु हैं जो अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कभी कभी नरबलि का भी सहारा लेते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर नाटक है और संसार की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब हम महाकवि भवभूति के जीवन के बारे में खोज करते हैं तो पता चलता है कि महाकवि भवभूति का जन्म मध्य भारत के विदर्भ प्रांत में पदमपुर नामक एक स्थान पर हुआ। वर्तमान में ये जो स्थान है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित गोंदिया जिले में है, पदमपुर नामक स्थान। और इनके जो पितामह थे उनका नाम भट्ट गोपाल था। इनके पिताजी का नाम नीलकंठ था और इनकी माता का नाम जतुकर्णी था। और इनका भी जो बचपन का नाम था वो श्रीकांत था। भवभूति इनका साहित्यिक नेम या हम इनकी उपाधि कह सकते हैं। महाकवि भवभूति जो थे ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राज दरबारी कवि थे। कश्मीर में एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं कल्हण, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। तो कल्हण राज तरंगिणी में लिखते हैं कि कश्मीर के एक राजा हुए हैं ललितादित्य मुक्तापीड। ये कारकोट नाग डायनेस्टी के राजा थे, नागवंशीय राजा थे और बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा थे। इन्होंने 8वीं सदी के प्रारंभ में कन्नौज के राजा यशोवर्मन को हराया, जिसका काल 824 से लेके 724 से लेके 760 तक का है। और कल्हण लिखते हैं कि भवभूति जो थे ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राज दरबारी कवि थे। मालती माधव एक प्रेम कथा है। इसके जो नायक हैं माधव, वो विदर्भ के एक मंत्री हैं देवव्रत, उनके पुत्र हैं। विदर्भ राज्य के एक मंत्री हैं देवव्रत, ये उनके पुत्र हैं। और इन्होंने युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी विद्याओं में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया
और तर्कशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनके पिता ने इनको कुंदनीपुर, जो इनकी राजधानी थी, वहाँ से इनको पद्मावती नामक नगर में भेजा। ये पद्मावती नगर जो है उज्जैन के पास सिंधु और मधुमती नदियों के किनारे स्थित है। और यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षुणी हैं कामांद की, उनकी देखरेख में इनको तर्कशास्त्र पढ़ने के लिए पद्मावती नगर में भेजा। इसकी जो नायिका हैं मालती, वो पद्मावती के जो राजा के मंत्री हैं भूरिवसु, उनकी सुपुत्री हैं, बहुत सुंदर हैं। और पद्मावती के राजा के जो मंत्री हैं भूरिवसु, ये उनकी पुत्री हैं। देवव्रत यानी माधव के पिता, मालती के पिता भूरिवसु, और ये जो महिला हैं जो बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी कामांद की, ये एक साथ पढ़ते थे। तो इन्होंने, देवव्रत ने और भूरिवसु ने आपस में ये निश्चय किया था कि जब उनकी संतान होंगी तो उनका वो एक दूसरे से विवाह करेंगे। और ये बात कामांद की नाम की जो महिला थी, जो बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन गई और जिसके यहाँ पढ़ने के लिए माधव को भेजा गया, ये उसको मालूम थी। कामांद की एक बौद्ध भिक्षुणियाँ हैं, एक बौद्ध मठ में रहती हैं, पढ़ाने का काम करती हैं। और इनकी एक शिष्या है अवलोकिता, और एक बुद्धि रक्षिता इनका सेवक है। तो जब माधव पद्मावती में तर्कशास्त्र पढ़ने के लिए आए कामांदकी की देखरेख में, तो ये जो कामांदकी की एक शिष्या है, वो इनको जो है मालती के महल के आगे को रोजाना भ्रमण के लिए, घुमाने के लिए ले जाया करती थी। और वहाँ से झरोकों से मालती इनको देखती थी, माधव को। रोजाना ये वहाँ घूमने जाते थे और मालती अपने झरोकों से इनको देखती थी, माधव को। धीरे धीरे जो है मालती इनकी ओर आकर्षित होती चली गई। मालती ने इनका एक बहुत सुंदर चित्र बनाया। और मालती की एक बहन है, पोषित बहन है, फॉस्टर सिस्टर है, यानी उसका लालन पालन तो मालती के पिता ने किया है, लेकिन माता पिता और हैं लवंगिका। उसके हाथों वो चित्र जो है एक सेविका को दिया गया, मंदारिका को। और मंदारिका ने वो जो चित्र है जो बनाया था मालती ने, वो जो माधव का सेवक है कलाहंसा, उसके हाथ उसको माधव के पास भिजवाया। वसंत उत्सव मनाया जा रहा है पद्मावती के बाग में। उस वसंत उत्सव में मालती भी अपनी छोटी बहन और सेविका के साथ जाती है। माधव और उसका जो मित्र है मकरंद, वो भी उसमें जाते हैं। और ये जो बौद्ध भिक्षुणी है कामांद की, ये भी उसमें जाती है। वास्तव में मालती को लेकर ये कामांद की ही उस मदन उत्सव में जाती हैं। और इनका उद्देश्य है कि किसी तरह मालती और माधव की आपस में जो है इनका मिलन कराया जाए, इनकी भेंट कराई जाए। मालती इनको देखती है, माधव को, माधव भी इनको देखते हैं। माधव एक बकुल की माला बनाते हैं, बकुल के फूलों की, और वो इनकी जो बहन है लवंगिका, उसको दे देते हैं। वो ये माला जो है मालती को दे देती है कि ये जो माला है ये माधव ने भेजी है। इस प्रकार दोनों में धीरे 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 प्रेम का विकास हो रहा है।
प्रेम होता जा रहा है। इसी बीच जो तस्वीर बनाई है माधव की मालती ने, उसको लेके माधव का सेवक आ जाता है। माधव उस तस्वीर को देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है और माधव का जो मित्र है मकरंद जो है वो उससे ये कहता है कि भाई तुम भी इसमें जो है मालती का चित्र बनाओ अपनी चित्र के साथ ही। वो पेंसिल से एक बहुत सुंदर चित्र मालती का अपने चित्र के साथ बना देता है और इस तस्वीर को वापस जो है मालती के पास भिजवा देता है। पद्मावती का जो राजा है वो वास्तव में जो है अपना एक उसका मंत्री है नंदन, वो चाहता है कि भूरी वसु अपनी पुत्री मालती का विवाह उनके मंत्री नंदन से करे, जबकि मालती उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन क्योंकि राजा है इसलिए जो भूरी वसु है उसको मना नहीं कर पाता। इसी बीच अमावस्या की रात में ये जो कामांधकी है ये भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ पर बाग के पास में ही उसमें पूजा कराने के लिए मालती और उसकी बहन को ले जाती है। वहाँ पर मकरंद भी आते हैं, माधव भी आते हैं और नंदन की एक बहन है मध्यांतिका वो भी आती है। माधव का जो मित्र है मकरंद वो मध्यांतिका से प्यार करता है। ये सब लोग वहाँ पे बाग में इकट्ठे हो जाते हैं। मध्यांतिका है, उसका प्रेमी मकरंद है, माधव है, मालती है, मालती की छोटी बहन है लवंगिका और ये जो बौद्ध भिक्षुणी है ये कामांधकी, ये सब वहाँ पर फूल इकट्ठे कर रहे हैं भगवान शिव की पूजा के लिए। अचानक जो है वहाँ पर माधव का एक सेवक आता है कलाहंसा। वो कहता है कि मंदिर का जो शेर था पिंजड़े में वो किसी तरह पिंजड़े से बाहर निकल गया है और चारों तरफ जो है वो लोगों के ऊपर हमला कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। और वहाँ पर जो है उसने जो नंदन की बहन है मध्यांतिका उसके ऊपर हमला किया है। मकरंद जब ये समाचार सुनता है कि उसकी प्रेमिका के ऊपर शेर ने हमला कर दिया तो वो दौड़ता है और उसको शेर को से बचा लेता है, लेकिन जख्मी हो जाता है। इसके ऊपर जो बौद्ध भिक्षुणी है अपने कमंडल से पानी छिड़कती हैं, अपने कपड़ों से हवा करती हैं, थोड़ी देर में ये होश में आ जाता है। इसी बीच जो पद्मावती का राजा है उसका एक दूत आता है और वहाँ घोषणा करता है कि पद्मावती के राजा ने भूरी वसु से जो प्रस्ताव किया था कि वो अपनी पुत्री का विवाह, मालती का विवाह अपने मंत्री नंदन के साथ कर दे, वो उन्होंने मान लिया है और अब बहुत जल्दी ही जो है नंदन और मालती की शादी होने जा रही है। जो मध्यांतिका है नंदन की बहन जो है उसका एक सेवक आता है और वो मध्यांतिका से कहता है कि आपके भाई की शादी होने वाली है मालती से, आपको घर बुलाया गया है। मध्यांतिका बहुत खुश हो जाती है, मालती के गले मिलती है कि आप मेरी भाभी बनने जा रही हैं और वो अपने घर चली जाती है। इस समाचार को सुनकर मालती और माधव बहुत दुखी होते हैं। कामांधकी जो बहुत भिक्षुणी है जिसने ये प्रण किया था कि वो मालती और माधव की शादी कराएगी, वो बहुत दुखी हो जाती है। माधव दुखी हो जाता है, मालती भी बहुत दुखी हो जाती है। मालती अपने घर चली जाती है और माधव जो है इतना निराश हो जाता है कि ये वहाँ पर शमशान घाट में जाके पहले एक नदी में स्नान करता है
मधुमती नदी में, सिंधु नदी में स्नान करता है और उसके बाद वहाँ जो शमशान घाट में भूत पिशाचिनियाँ जो घूम रहे हैं उनको अपना मांस बेचने लगता है। जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि मनुष्य का मांस ले लो, मनुष्य का मांस ले लो। लेकिन कोई भी जो है, कोई भी भूत पिशाच वहाँ पर इसका मांस लेने के लिए नहीं आता। ये हार कर एक नदी के किनारे बैठ जाता है। इसी बीच एक जो वहाँ का चामुंडा देवी का मंदिर है, उसकी एक पुजारिन है, उसका नाम है कपाल कुंडला। उस चामुंडा देवी का जो मंदिर है उसकी वो मुख्य पुजारिन है और बहुत सारी इसने सिद्धियां प्राप्त की हैं। सुपर नेचुरल पावर्स हैं इसके पास। और इसके जो गुरु हैं अघोर घंट नाम के एक तांत्रिक साधु हैं, जिनके सिर पर जटाजूट है, गले में जो है नरमुंडों की माला है, शरीर पर भभूत लगा हुआ है और वो एक तांत्रिक साधना कर रहे हैं, कोई विशेष जो है गुप्त तांत्रिक साधना कर रहे हैं। और उसमें एक सुंदर महिला की जो है बलि दी जानी है। इस सुंदर महिला को लाने का काम वो अपनी शिष्या कपाल कुंडला को सौंपते हैं। कपाल कुंडला जाती है मालती के महल में। ये मालती अपने छज्जे पर सोई भी है। सोते हुए वो इसका अपहरण करके ले आती है, इसको उठा लाती है वायु मार्ग से और अपने गुरु अघोर घंट को अर्पित कर देती है। अघोर घंट जो है तलवार हाथ में लेकर बहुत तेजी से जो है देवी चामुंडा की परिक्रमा कर रहे हैं और अब कुछ समय बाद ही वो मालती की बलि देने वाले हैं देवी को अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए। वो पूछते हैं कि भाई तुम जिससे प्यार करती हो एक बार उसको याद कर लो, क्योंकि अब तुम्हारा समय अंत है। मालती जो है माधव का नाम लेके चिल्लाती है, बचाओ बचाओ बचाओ। माधव जो है शमशान घाट के पास ही नदी के पास बैठा हुआ है, तो उसको मंदिर में किसी महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है जो अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही है। माधव उधर दौड़ता है और देखता है कि एक तांत्रिक साधु अघोर घंट जो है वो मालती की बलि देने वाला है। वो तुरंत बिजली की तरह झपटता है और मालती को वहाँ से हटा लेता है। माधव का और अघोर घंट का बहुत भयानक युद्ध होता है और माधव जो है अघोर घंट को मार देता है, जान से मार देता है। अपने गुरु की हत्या देखकर कपाल कुंडला जो है वो बहुत क्रोधित हो जाती है। वो हवा के मार्ग से, वायु मार्ग से भागने लगती है, लेकिन भागते भागते कहती है माधव से कि मैं तुम्हारे से अवश्य ही बदला लूंगी। माधव मालती को लेके कामांधकी नाम की बौद्ध भिक्षुणी के पास जाता है और वो इसको लेकर इसको मालती के घर में ले जाती है। इधर मालती और नंदन की शादी की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। थोड़े ही देर बाद मालती जो है एक हाथी पर बैठकर उसका जुलूस निकल रहा है और मालती की जो माँ है वो ये आदेश देती है कि आप मालती को कि आप भगवान शिव के मंदिर में जाके पहले वहाँ पूजा करें ताकि ये जो शादी है ये निर्विघ्न समाप्त हो जाए। मालती मंदिर में जाती है जुलूस के साथ। वहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी भी है, कामांध की मालती की छोटी बहन भी है, सेविका भी है। और वहाँ पर ये जो माधव और मकरंद है इनका मित्री, ये दोनों भी पहुँच जाते हैं। मालती बहुत उदास है। वो अपनी बहन से कहती है कि मेरे लिए नंदन से शादी करना जो है बहुत ही दुखदायी होगा। मैं तो माधव से प्रेम करती हूँ और मैं मरना चाहती हूँ, तुम मेरी मदद करो।
इसकी जो बहन है वो माधव को कहती है कि आप इसको संभालो। माधव उसको समझाता है। जो बौद्ध भिक्षुणी है वो कहती है कि आप माधव से गंधर्व विवाह कर लो, लेकिन वो चुप हो जाती है। इसी बीच राजा का एक सेवक आता है टोकरी में एक नई वेशभूषा लेके। राजा का आदेश है कि मालती जो है देवी के सामने ये जो ड्रेस है, ये जो वेशभूषा है शादी के लिए, इसको पहन ले। बौद्ध भिक्षुणी एक योजना बनाती है, बहुत गुप्त योजना बनाती है, और वो माधव का जो मित्र है मकरंद, उससे कहती है कि आप ये जो ड्रेस राजा ने भिजवाई है, जो वेशभूषा राजा ने भिजवाई है मालती के लिए, आप इस वेशभूषा को पहनकर मालती बनकर नंदन से शादी कर लो। मकरंद तैयार हो जाता है। मकरंद को मालती की वेशभूषा पहना दी जाती है और हाथी पर बैठकर मकरंद जो है मालती के वेश में नंदन से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद नंदन अपनी दुल्हन को घर ले आता है, लेकिन उसका जो पुरुष के समान शरीर देखता है और उसका बहुत ही कड़वा, और या कहना चाहिए कि रूड बिहेवियर देखता है अपनी दुल्हन का, तो वो नाराज हो जाता है। वो उसका मुख देखना चाहता है, लेकिन मकरंद जो है स्त्री के वेश में वो उसको धक्का दे देता है। नंदन बहुत नाराज हो जाता है, वो चला जाता है छोड़ के अपनी दुल्हन को। इसी बीच इसकी जो बहन है मध्यांतिका, वो आती है, और तब जो है मकरंद अपने असली रूप में उसके सामने आता है। वो देखती है कि ये मालती नहीं, ये तो उसकी जो प्रेमिका है, उसका जो प्रेमी है मकरंद है। दोनों वहाँ से भागते हैं उस स्थान के लिए जहाँ माधव और मालती छिपे हैं, जहाँ कामांध की भी है। रास्ते में राजा के सैनिक जो हैं मकरंद से युद्ध करने लगते हैं, और जब ये समाचार माधव को मिलता है तो वो भी इस युद्ध में मकरंद की सहायता करने के लिए पहुंच जाता है। इसी बीच जो कपाल कुंडला है वो मालती के ऊपर नज़र रखे हुए थी, और जैसे ही मालती थोड़ी सी अलग होती है, अपने मित्रों से बिछुड़ती है, तुरंत वो मालती का अपहरण कर श्री पर्वत नाम के पहाड़ पर ले जाती है। जब माधव, मकरंद और कामांध की इसकी बहन वगैरह आते हैं, देखते हैं, तो वहाँ मालती नहीं मिलती। चारों तरफ माधव, मकरंद इसको खोजते हैं। उधर जो कामांध की बौद्ध भिक्षुणी है, इसकी जो छोटी बहन है, इसकी सेविका है, ये सब लोग जो हैं इसकी खोज में लग जाते हैं, लेकिन इसका कहीं पता नहीं चलता। माधव और मकरंद इतने निराश हो जाते हैं खोजते खोजते कि ये पतालवती नाम की एक नदी में कूदकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वास्तव में एक बौद्ध भिक्षुणी की शिष्या है जिसका नाम है सौदामिनी, और सौदामिनी के पास जो है अलौकिक शक्तियां हैं, सुपर नेचुरल पावर्स हैं। योग के द्वारा इसने सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं। ये देख लेती है कि ये कपाल कुंडला मालती को ले जा रही है, वो इनको रोकती है और मालती को कपाल कुंडला के हाथ से छुड़ा लेती है और सुरक्षित स्थान पर रख लेती है, और माधव को बताने के लिए वापस आती है। देखती है कि माधव और मकरंद नदी में, पातालवती नदी में कूदने ही वाले हैं। तभी वो इनको रोकती है और कहती है कि आप ऐसा मत कीजिए, मालती जो है वो मेरे पास है, वो सुरक्षित है। कपाल कुंडला ने उसका अपहरण किया था और मैंने उसको छुड़ा लिया है। इधर बौद्ध भिक्षुणी और इसकी जो बहन है मालती की,
लवंगिका, इसकी जो सेविका है मंदारिका, ये सब लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं और ये भी एक पहाड़ की चोटी से नदी में कूदने के लिए तैयार हैं। तभी जो है सौदामिनी मालती को लेके आ जाती है और इन सबको बचा लेती है। सौदामिनी बताती है कि किस प्रकार कपाल कुंडला ने मालती का अपहरण किया और किस प्रकार उसने इसको वह उसके चंगुल से छुड़ाया। सौदामिनी राजा का एक पत्र भी देती है जो उसने माधव को लिखा है। उसमें राजा ने माधव और मालती और मकरंद और मदयांतिका के विवाह की स्वीकृति दे दी है। बड़े धूमधाम से मालती और माधव का और मकरंद और उसकी जो प्रेमिका है मदयांतिका, जो नंदन की बहन है, इनकी शादी होती है और महाकवि भवभूति द्वारा रचित इस नाटक का बहुत ही एक सुखद अंत हो जाता है। श्रोताओं, संस्कृत के जितने भी नाटक हैं आपने देखा होगा, ज़्यादातर नाटकों का जो अंत है वो बहुत ही सुखांत होता है। अब मैं अपनी इस कहानी को यहीं विराम देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल मनोरमा कथामाला को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।